एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे यूनिट 4 और यूनिट 4 में हम डिस्कस करेंगे टोटल 60 क्वेश्चंस। ये 60 क्वेश्चंस होंगे, वो दो पार्ट में होंगे। तो आज का जो पेपर है वो है पार्ट 1, यानी इसमें रहेंगे हमारे 30 क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय नष्ट किए। पहला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है? यानी आपको इस जगह पर भरना है। तो समावेशी शिक्षा जो आधारित है वो आधारित है समावेशी शिक्षा जो आधारित है वो आधारित है समता व समान अवसर पर। तो समावेशी शिक्षा हम उसको कहते हैं जब दिव्यांग और सामान्य बच्चे एक साथ पढ़ते हैं या पिछड़े बालक एक साथ पढ़ते हैं तो हम इसको कहते हैं समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा यानी समता व समान अवसर पर आधारित होती है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा की सफलता के लिए क्या आवश्यक तत्व है? तो समावेशी शिक्षा के लिए आवश्यक तत्व है, सबसे इम्पॉर्टेंट तत्व होता है समावेशी शिक्षा में, जैसे मैंने बताया कि दिव्यांग शिक्षण यानी दिव्यांग लोग भी यहाँ जुड़े रहते हैं। इसीलिए तो यहाँ पर आपको अगर सबसे ज़्यादा आवश्यकता है वो है संवेदनशीलता की। तो इसका सही जवाब हो गया संवेदनशीलता। इनमें से कौन सा समावेशी शिक्षा का सिद्धांत नहीं है? समावेशी शिक्षा का कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो इसमें सही आंसर है, यानी सिद्धांत नहीं है वो गणितीय मॉडल। बाकी ये मॉडल सांख्यिकी मॉडल, मनोसामाजिक मॉडल और जीव विद्या या चिकित्सा मॉडल ये समावेशी शिक्षा के मॉडल हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से दिव्यांगता मस्तिष्क विकास से संबंधित नहीं है? यानी कौन सी ऐसी दिव्यांगता है जिसमें मस्तिष्क का विकास प्रभावित नहीं होता? तो वो है हमारा हीमोफीलिया। सेरिब्रल पैल्सी और ऑटिज्म दोनों ही, यहाँ थोड़ा पूरा कर लेंगे, पैल्सी, तो दोनों ही हमारे किससे संबंधित हैं? मस्तिष्क विकार से संबंधित है। यानी ये दोनों ही मस्तिष्क के विकार हैं और इनमें मस्तिष्क का विकास प्रभावित होता है। तो इसीलिए ये दोनों ही मस्तिष्क विकास से संबंधित बीमारी है। जबकि हीमोफीलिया जो है वो एक रक्त विकार है। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति में रक्त का थक्का नहीं जमता है, इसीलिए ये रक्त विकार कहलाता है। तो यहाँ मस्तिष्क विकास से संबंधित कौन सी बीमारी नहीं है? हीमोफीलिया। अगला प्रश्न है, सिकल सेल एनीमिया से प्रभावित RBC का आकार होता है। RBC का आकार कैसा होता है? सिकल सेल एनीमिया। तो ये भी एक बीमारी है जिसमें कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसमें कि सामान्य लोगों के तो RBC होती है, यानी लाल रुधिर कणिकाएँ जो होती है वो गोल होती है, लेकिन सिकल सेल एनीमिया में लाल रुधिर कणिकाएँ अर्धचंद्राकार या हंसिया या दराती के आकार की हो जाती है। तो यहाँ पर यह आंसर हो जाएगा लाल रुधिर कणिकाओं का आकार हंसिए के जैसा। इसके बाद कौन सा तंत्रिका संबंधी विकासात्मक विकार है? तो हीमोफीलिया अभी आपको बताया रक्त विकार है। एड्स एक जो कांटेक्ट से फैलने वाली बीमारी है, यानी बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट से फैलने वाली बीमारी है। सिकल सेल एनीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, लेकिन तंत्रिका संबंधी विकासात्मक, यानी जिसमें बच्चे का या जो बालक है उसका सामान्य विकास मस्तिष्क का प्रभावित होता है, वो है ASD। ASD की फुल फॉर्म भी आ सकती है, ये दिव्यांगता में क्लासीफाई की गई है। ASD का मतलब होता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। जो RPWD एक्ट है 2016 का आपके सिलेबस में, उसमें 21 प्रकार की दिव्यांगता है और उसमें ऑटिज्म भी शामिल है। ऑटिज्म को अब ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी कहते हैं। इसीलिए ये वाला प्रश्न जो है वो इसके फुल फॉर्म पे भी बन सकता है और ये एक विकासात्मक, यानी मस्तिष्क के विकास इसमें प्रभावित हो जाता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो ये आपको मालूम ही होगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ये है अनुच्छेद 21 को। किस वर्ष उत्तराखंड में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ?
तो ये लागू हुआ था वर्ष 2010 में। 1 अप्रैल 2010 में पूरे भारत में ये लागू हो गया था। उत्तराखंड में उस वर्ष सत्र थोड़ा देर से था, लेकिन वर्ष की बात आएगी तो उत्तराखंड में 1 सप्ताह बाद लागू हुआ था, लेकिन ये माना यही जाएगा कि वर्ष 2010 में इसका RTE एक्ट जो है वो लागू हुआ था। निम्न में से क्या शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार सही नहीं है? तो यहाँ प्रश्न है 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए बिल्कुल सही है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। राज्य सरकारें 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे का प्रवेश व उपस्थिति सुनिश्चित करेंगी, ये भी प्रश्न सही है, ये भी इसका कथन सही। अनुदान पाने वाले निजी स्कूलों को छोड़कर सभी स्कूलों में प्रबंधन समिति का गठन, तो यहाँ आपका थोड़ा सा आपको बस ठीक कर देना है, यहाँ पर हो जाता है अनुदान ना पाने वाले। तो यहाँ C जो है यहाँ ये प्रावधान है कि सभी स्कूलों में SMC का गठन होगा, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का, लेकिन उन स्कूलों में जो अनुदान नहीं पाते हैं वहाँ आपका ये गठन नहीं भी हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ अनुदान पाने वाले लिखा है, तो यही कथन गलत है। अनुदान पाने वालों में तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का गठन होना ही होना है। नेक्स्ट है, राज्य सरकार व स्थानीय प्राधिकार यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्कूल में शिक्षक के रिक्त पद कुल स्वीकृत पदों के 10% से अधिक ना हो। मान लिया किसी स्कूल में 18 पद शिक्षकों के सृजित हैं या 20 पद सृजित हैं, तो 2 से ज़्यादा रिक्त नहीं हो सकते, ये इसमें प्रावधान है। तो ये 3 ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही हैं, ये वाला ऑप्शन भी सही है, ये वाला ऑप्शन भी सही है और ये वाला ऑप्शन भी सही है। यहाँ पर बस थोड़ा सा छोड़ दिया है अनुदान ना पाने का। अगला है RTE धारा कि किस धारा के तहत गैर अल्पसंख्यक गैर निजी सहायता स्कूलों में 25% जो सीटें आरक्षित होती हैं। आपने सुना होगा कि जो निजी स्कूल होते हैं उनमें गरीब लोगों के लिए भी, यानी आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए 25% सीटें आरक्षित रहती है। अब प्रश्न ये है कि वो RTE अधिनियम के किस धारा के तहत आरक्षित रहती हैं, तो वो है 12(1)(c). मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया होगा कि 2 एक्ट हैं, उनके प्रावधान आप अच्छी तरह से पढ़ लें। RTE और RPWD, इनके अंदर से भी प्रश्न बन सकता है। तो RTE की जो धारा 12(1)(c) है उसमें ये कहा गया है कि निजी स्कूलों में भी जो गैर अल्पसंख्यक निजी स्कूल हैं और इनमें 25% जो सीटें हैं वो वंचित वर्ग के लिए आरक्षित होंगी। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा लागू करने वाला विश्व का पहला देश है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है प्रश्न में। वैसे निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा को लागू करने वाला सबसे पहला देश पर्शिया मानते हैं। पर्शिया अब अस्तित्व में नहीं है, इसीलिए इसका आंसर इंग्लैंड भी हो सकता है इन 4 में से। तो इंग्लैंड ने सबसे पहले 1870 में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अपने बच्चों को, यानी अपने देशवासियों के को दी थी। लेकिन चूँकि यहाँ कह रहा है कि किस देश ने, पहला देश है, तो यहाँ एक कन्फ्यूज़न की स्थिति बन सकती है। मैंने इसीलिए दोनों ऑप्शन आपको बता दिए। तो सही आंसर क्या है? इसमें सही आंसर बैठेगा, जो कि अस्तित्व में देश है ही नहीं पर्शिया, तो सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। बाकी पर्शिया वो देश था, अब पर्शिया के टुकड़े टुकड़े हो गए, बहुत सारे देश, इससे यूरोप में था तो बहुत सारे देश बन गए। तो अब जो विश्व का पहला देश होगा वो अनिवार्य शिक्षा लागू करने वाला तो पर्शिया था, लेकिन निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा लागू करने वाला देश वो बन जाएगा इंग्लैंड, इन ऑप्शंस में से। नेक्स्ट है, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के तहत बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने वाला भारत विश्व के कितने देशों में शामिल हो गया है? तो भारत आपका 135 देशों में शामिल हो गया। 2010 में ये लागू किया गया था, अब तो बढ़ गए होंगे कुल देश, लेकिन भारत इसमें शामिल होने जब हुआ था 2010 में, तो कुल 135 देशों ने अपने देशवासियों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान कर रखी थी। तो भारत 135 देशों में शामिल हो गया था। RTE अधिनियम में कुल कितने अध्याय हैं? तो कोई भी कानून होता है उसमें अध्याय होते हैं और धाराएं होती हैं। तो RTE अधिनियम में जो धाराएं हैं वो हैं, कुल अध्याय हैं वो 7 हैं।
और धाराएं कितनी हैं 38। तो ये ध्यान रखेंगे 7 अध्याय हैं, 7 अध्याय हैं और 38 धाराएं। प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन से रोक से संबंधित अनुच्छेद है। तो ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 कहता है कि कक्षा 8 तक, 1 से लेकर 8 तक कोई भी बोर्ड परीक्षा का इस दौरान आयोजन नहीं होगा। कोई भी स्कूल बोर्ड परीक्षा का आयोजन नहीं करेगा। इससे पहले कक्षा 5 में और कक्षा 8 में बोर्ड परीक्षाएं हुआ करती थी। तो इस तरह से अब 5 से और 8 तक, यानी कक्षा 1 से लेकर 8 तक किसी भी प्रकार की बोर्ड परीक्षा का आयोजन नहीं होगा। ये कौन से अनुच्छेद में है? CCE आपका अनुच्छेद 30 में। और अनुच्छेद जो है उस कुछ अनुच्छेद में दे रखा है मूल्यांकन के संदर्भ में। तो अनुच्छेद 30 जो है वो बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन पर रोक लगाता है। ये कौन सा अनुच्छेद है? RTE का अनुच्छेद है, ध्यान रखिए, संविधान का अनुच्छेद नहीं है। अगला है कौन सी समस्या सामाजिक रूप से वंचित बालक की समस्या नहीं है? तो सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, सृजनशीलता को पोषित होने का अवसर ना मिलना, ये समस्या है। किसी भी वंचित वर्ग के बालक की ये समस्या हो सकती है। रहने को स्वस्थ परिवेश, यानी अगर वो आर्थिक रूप से कमज़ोर पृष्ठभूमि से है तो वहाँ उसके रहने के लिए स्वस्थ वातावरण भी नहीं मिल सकता उसको। विद्यालय में पक्षपातपूर्ण वातावरण, तो ये उसकी आर्थिक विपन्नता के आधार पर या किसी अन्य कारण के आधार पर विद्यालय में भी पक्षपातपूर्ण वातावरण मिल सकता है, मिलने की संभावना हो सकती है। लेकिन कभी भी उसके अंदर सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव नहीं हो सकता, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे गरीब बच्चे या आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे जो बाद में बहुत बड़े बड़े पदों पर आसीन हुए हैं, और वो इसलिए हुए हैं क्योंकि उनके पास प्रेरणा थी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये वंचित बालक की समस्या नहीं है, बाकी 3 वंचित बालक की समस्याएं हो सकती हैं। नेक्स्ट है, किस वंचित बालक के वर्ग के प्रभावपूर्ण एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है? वो कैसे कर सकता है? प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता के अनुसार अपना शिक्षण करके। उसे इन सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ क्या करें, हर बच्चे की आवश्यकता के अनुसार उसका शिक्षण करें। अगर वंचित वर्ग से हैं तो उनकी कुछ समस्याएं होंगी शिक्षण संबंधी, उन शिक्षण संबंधी समस्याओं को कंसीडर करते हुए वो शिक्षा योजना बनाए और उसके आधार पर शिक्षण करे। ये कक्षा में अलग बिठा के या अन्य बच्चों को कह दिया कि आप सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करो, ये आपका नहीं है। इसके बाद आपका निम्न में से क्या पिछड़े बालकों की समस्या नहीं है? पिछड़े बालकों की समस्या नहीं है तो यहाँ आपका है कक्षा में समायोजन, ये समस्या है। नकारात्मक प्रवृत्ति, ये भी है। पढ़ने लिखने के लिए अभिप्रेरणा की कमी और आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता का होना, ये कमी होती है। ये कमी भी होती है, कक्षा में समायोजन की कमी भी होती है और बालकों के लिए नकारात्मक प्रवृत्ति भी स्कूलों में होती है। लेकिन पढ़ने लिखने के लिए अभिप्रेरणा की कमी उनमें नहीं हो सकती। तो ये पिछड़े बालक के समस्या नहीं है। इसके बाद पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण है। पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण है। यह है धारा प्रवाह पढ़ने में अक्षमता। अगला है विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है, तो इसमें है पोस्ट ट्रॉमेटिक। ये आपका ऐसा रोग है जिसमें कि कोई दुर्घटना, युद्ध हो जाता है तो कुछ लोगों को उससे एंजाइटी सी फील होती है, तो उसको कहते हैं अभिघातक तनाव। और ये कोई विकासात्मक विकार नहीं है। ये जो है IDHD और सेरिब्रल पैल्सी, सेरेबल ये ई है, सेरेब्रल पैल्सी ये भी विकार है, ऑटिज्म भी विकार है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद कौन सा बालिका शिक्षा प्रोत्साहन के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसमें दोनों तरह के विद्यालयों को लाभान्वित किया जाता है। कक्षा 9 वालों को मुख्य साइकिल प्रदान की जाती है, यहाँ प्रदान की जाती है। योजना के तहत हर छात्रा के खाते में
हर छात्रा, ये सिर्फ लड़कियों के लिए है, छात्रा के खाते में डीबीटी के माध्यम से साइकिल के लिए 2,850 रुपये दिए जाते हैं। यह योजना सिर्फ राज्य के मैदानी क्षेत्रों में, ये कथन गलत है। यह योजना पूरे उत्तराखंड में है, चाहे राज्य का मैदानी क्षेत्र हो या पहाड़ी क्षेत्र हो। इसीलिए यहाँ पर आपका ये वाला कथन गलत है। अब प्रश्न ये आ सकता है कि महिलाएं जो लड़कियां हैं वो साइकिल लेके क्या करेंगी पहाड़ में? पहाड़ में तो साइकिल चलता नहीं है सामान्यतः, तो उनके लिए ये प्रोविज़न है कि वो 4 वर्ष की इस पैसे की एफडी डाकघर में या बैंक में कर सकते हैं। उसका लॉक इन पीरियड 4 वर्ष रहना चाहिए। उत्तराखंड वैष्णवी सुरक्षा योजना का संबंध किससे है? बालिका के जन्म से है। इस योजना में क्या किया जाता है, जब बालिका का जन्म होता है तो उसे बधाई संदेश भेजा जाता है और साथ में कोई एक किट भी दी जाती है। मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना ये किस वर्ष लागू की गई? तो इसे रीलॉन्च भी किया गया है और बार बार इसे 2-3 बार इसे लॉन्च किया गया है, तो लेकिन सबसे पहले ये प्रारंभ हुई थी 2019 में। इसमें जो है बच्चों को 100 ग्राम दूध हफ्ते में 2 बार सुगंधित दूध प्रदान किया जाता है जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। नंदा गौरा योजना से संबंधित कथन नहीं है, तो यह शिक्षा विभाग, यही कथन गलत है। यह शिक्षा विभाग द्वारा संचालित योजना नहीं है, ये महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाई गई योजना है। इसमें जो राज्य के बीपीएल, यहाँ बीपीएल आना चाहिए, बीपीएल परिवार की बालिकाओं को 2 चरणों में 62,000 रुपये दिए जाएंगे, यानी पहली बार 51,000 और फिर आपका 12वीं पास करने पहली बार 11,000 जन्म के समय और 12वीं पास करने पर 51,000। ये 11,000 पहले जन्म पर और 51,000 12वीं पास करने पर। यह योजना गौरा देवी कन्याधन योजना व नंदा देवी योजना का सम्मिलित रूप है, ये कथन भी सही है। कथन पहला ही गलत है जिसमें कि कहा गया है कि ये शिक्षा विभाग की योजना है। ये शिक्षा विभाग द्वारा संचालित योजना नहीं है, शिक्षा विभाग इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन यह योजना पूरी तरह से महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषित है। इनमें से क्या नई शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में सही नहीं है? यह 1986 को प्रतिस्थापित किया है, यह सही है। कक्षा नीति भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी, ये भी सही है। कक्षा 1 से अंग्रेजी भाषा में शिक्षण, ये सही नहीं है, तो यही आपका कथन इसमें सही नहीं है। इनमें से क्या ट्रांसजेंडर व्यक्ति वे होते हैं जो ना तो नर होते हैं और ना मादा होते हैं, तो जो बीच की अवस्था में होते हैं उनको ट्रांसजेंडर्स यानी थर्ड जेंडर जो लोग होते हैं, तो ये भी आपके सिलेबस में है, थर्ड जेंडर्स की समस्याएं और ये सब। तो क्या इनकी एक समस्याएं नहीं मानी जाती? तो ये समाज से परित्यक्त होते हैं, ये एक इनकी समस्या होती है। मानव तस्करी के आसान शिकार होते हैं, ये भी इनकी समस्या होती है। यौन शोषण के भी शिकार होते हैं, ये भी इनकी समस्या होती है। लेकिन मताधिकार कोई समस्या इनकी नहीं है, इनको मताधिकार का जो अधिकार है। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं। इसमें आंसर आ जाएगा है। इनमें से कौन सा आयोग पिछड़ी जाति के पहचान के अध्ययन से संबंधित नहीं है? काका कालेलकर पिछड़ी जाति के पहचान से संबंध में पहला आयोग था। फिर दूसरा आयोग बीपी मंडल बना था, जिसके आधार पर मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की गई और 27% आरक्षण पिछड़ी जातियों को दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट जो है सच्चर समिति। सच्चर जो है ये सच्चर है। सच्चर कमेटी का संबंध जो था वो अल्पसंख्यकों से था, माइनॉरिटीज़ से था, इनसे नहीं था। रोहिणी आयोग भी बनाया गया है, ये भी पिछड़ी जातियों से संबंधित है। अब पिछड़ी जातियों में जो आरक्षण है ये 27%, इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया जाए कि सभी पिछड़ी जाति में शामिल जो सभी जातियां हैं पिछड़ी जाति वर्ग में शामिल, उनको लाभ बराबरी तौर पर मिल जाए, उसको अध्ययन करने के लिए रोहिणी आयोग का गठन किया गया। तो ये भी कहीं ना कहीं पिछड़ी जातियों से संबंधित है, ये भी पिछड़ी जाति से, और काका कालेलकर भी पिछड़ी जाति से। सच्चर कमेटी का संबंध अल्पसंख्यकों से था, यानी मुसलमानों से, मुख्य तौर पर मुसलमानों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति को जांचने के लिए बनाया गया था। इनमें से कौन सी जनजाति उत्तराखंड में निवासरत नहीं है? तो यहाँ थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये गद्दी जनजाति आपका यहाँ शामिल नहीं है, उत्तराखंड में ये नहीं रहती। जौनसारी, बुक्सा और भोटिया यहाँ निवास करती हैं।
कौन सी चुनौती का सामना, अगला प्रश्न लिखेंगे, अनुसूचित जाति समुदाय को करना पड़ता है। तो सामाजिक भेदभाव ये होता है थोड़ा बहुत, गरीबी भी है अभी भी, और शिक्षा में पिछड़ापन ये भी है अभी भी। इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा उपयुक्त सभी। कौन से अनुच्छेद में अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा दी गई है? 29 और 30 में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग इनमें अनुच्छेदों में किया गया है। भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा नहीं दी गई है। तो 29 का आंसर हो जाएगा डी या घ। निम्न में से क्या लैंगिक पूर्वाग्रह का उदाहरण है? लैंगिक पूर्वाग्रह, ये पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह का मतलब होता है कि जब आप किसी को लड़का या लड़की के आधार पर भेदभाव करें तो ये लैंगिक पूर्वाग्रह कहलाता है। तो लड़कियों को स्कूल व शिक्षा कक्षा कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कम अवसर दिए जाए, ये लैंगिक पूर्वाग्रह है। पाठ्य पुस्तकों की सामग्री में पुरुष व महिला पात्रों में रूढ़िवादी अभिव्यक्ति होना, ये भी लैंगिक पूर्वाग्रह है। असमान वेतन देना, यानी पुरुषों को कम वेतन या अधिक वेतन देना, स्त्रियों को कम वेतन देना, कोई भी परिस्थिति हो सकती है, तो ये भी आपका लैंगिक पूर्वाग्रह है। अब आपका पूर्वाग्रह कौन सा नहीं है? सह शिक्षा। सह शिक्षा जो होती है वो लैंगिक पूर्वाग्रह उदाहरण नहीं माना जा सकता, क्योंकि सह शिक्षा में समान अवसर दिए जाते हैं। लड़का और लड़की एक ही क्लास में रह के पढ़ते हैं, तो इसको कहते हैं को एजुकेशन। यहाँ पर भेदभाव की संभावना न्यून हो जाती है, क्योंकि एक ही लेबोरेटरी में वो जा रहे हैं, एक ही तरह के शिक्षक वहाँ आके पढ़ा रहे हैं, सभी शिक्षक एक ही जैसे बच्चों को डील कर रहे हैं। तो यहाँ पर भेदभाव की यानी लैंगिक पूर्वाग्रह की संभावना बनी तो रहती है, लेकिन प्रत्यक्ष तौर पर नहीं मिलेगी, क्योंकि अब कोई व्यक्ति विशेष इस तरह का दुराग्रह कर ले तो वो बात दूसरी है। सामान्यतः सह शिक्षा में लैंगिक सह शिक्षा जो हुई वो लैंगिक पूर्वाग्रह का उदाहरण नहीं हुई, लैंगिक समानता का उदाहरण हुई। तो इस तरह से आज का हमारा ये वीडियो यही समाप्त होता है। जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ, जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। इसका दूसरा पार्ट भी आपको जल्दी से मिलेगा। ये है यूनिट 4 1 से लेकर 30 प्रश्न पर। धन्यवाद।